ओके सो वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे 10th जून की के जो करंट अफेयर्स हैं। एक न्यूज़ आई है G20 से रिलेटेड। हाल ही में एक समिट हुई है और इस समिट में G20 ने क्लाइमेट चेंज को लेकर काफ़ी ज़्यादा के बारे में बाकी सारी कंट्रीज से अर्ज किया है कि कार्बन इमिशंस को कम किया जाए। एक तरह से डायरेक्टिव ही था। तो हम देख लेते हैं G20 में कितने G7 में कितने मेंबर्स हैं और कौन कौन से हैं, कि इम्पॉर्टेंट है। पहले तो देख लेते हैं इसके बारे में। अगर मेंबर्स की बात करें तो कनाडा है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएस, टोटल 7 कंट्रीज़ हैं। यू इसका नॉन इम्यूरेटेड मेंबर है, मतलब कोई परमानेंट मेंबर नहीं है, बट ईयू इसमें एक तरह से ऑब्जर्वर स्टेटस रखता है। 1973 में फाउंडेशन हुई थी वाशिंगटन में एंड इसका जो पर्पज़ है वो पॉलिटिकल एंड एक तरह से पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फोरम है। ये तो होगा, बट प्रॉब्लम कहाँ आती है कि ये सारी कंट्रीज़ को याद कैसे रखें। एक तरीका है, जैसे इसको आप यहाँ पे, क्योंकि जनरली जो हमारे कई सारे इंस्टीट्यूट्स में बताया जाता है कि आप इसका कोई वर्बल मीनिंग निकाल लीजिए, कोई सेंटेंस बना लीजिए और आप याद रख सकते हैं, बट वैसे याद नहीं हो पाता है, बहुत सारे हो जाते हैं वैसे। तो एक दूसरा भी तरीका है कि आप इस तरह से लाइन खींच लीजिए। आप इसे समझिए वर्ल्ड मैप है। यहाँ पे आपको नॉर्थ अमेरिका दिखेगा, यहाँ पे आपको ऐसे दिखेगा साउथ अमेरिका, यहाँ पे आपको मिलेगा यूरोप, कंसीडर कर लीजिए, एंड देन नीचे मान लीजिए साउथ अफ्रीका। इस जगह पे एशिया को कंसीडर कीजिए, और यहाँ पे इस जगह पे ऑस्ट्रेलिया को कंसीडर कीजिए। अब इसके बेसिस पे आप कंट्रीज को पॉइंट आउट कर लीजिए। देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कनाडा, यूएस भी इसी के साथ है, जुड़ा हुआ है, तो इसको जोड़ दीजिए, एक तरह से 8 बना दीजिए, ये बेटर है। यूएस और कनाडा हो गए। यहाँ पे आपको दिखेंगे यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज, यूरोप के आसपास की कंट्रीज। तो सबसे पहले हमारा यूके, ये कंसीडर कर लीजिए, यूके है। ये हमारा फ्रांस, इसको कंसीडर कर लीजिए, इटली, एंड बचा क्या, सॉरी ये एक मिनट फिर से बताता हूँ मैं। ये यूके एंड यूएस हो गए, यूएस एंड कनाडा हो गए। इसको कंसीडर कीजिए आप यूके, इसको जर्मनी, एंड इसको इटली, एंड बचा क्या, इटली, ये फ्रांस कंसीडर कर लीजिए। तो 4 ये कंट्रीज हो गई, प्लस यहाँ पे एक जापान। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, सातों कंट्रीज आपको याद हो जाएंगी। इसके अलावा एक हाल ही में न्यूज़ आई है, हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र साहब ने यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में बोला है कि इंडिया में ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक 2016 और 17 से ये चला आ रहा है, और मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस हैं कि इस बार ये क्वेश्चन आ जाए। अभी तक कहीं नहीं पूछा गया है। 16 और 17 में जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे था, उसमें भी काफ़ी डिटेल में इसके बारे में बात की गई थी। लगभग 40 पेजेस इकोनॉमिक सर्वे के इस पर खर्च किए गए थे। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम कोविड-19 के टाइम पे काफ़ी फेमस हुआ था, वो काफ़ी पॉपुलर हुआ था, जिसमें सरकार ने एक तरह से ग्रांट दिए थे पर मंथ बेसिस पर टू द पुअर पीपल। तो इसके बारे में जान लेते हैं। बोला गया टू सिटीजन्स को दिया जाता है, अनकंडीशनल होता है। इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला यूनिवर्सलिटी, मतलब कि अगर आप सिटीजन्स हैं, किसी पर्टिकुलर कंट्री के सिटीजन हैं, देन यू आर एंटाइटल, यू हैव द राइट टू गेट यूनिवर्सल बेसिक इनकम, लाइक 5000 हमने कह दिया। और इसकी एक और बात होती है कि ये पीरियोडिक होता है। ऐसा नहीं है कि एक ग्रांट के तौर पे दे दिया गया, एनुअली दे दिया गया, पूरे साल का एक बार में ले लीजिए। ग्रांट नहीं होता है, ये पीरियोडिक होता है, मंथली दिया जा सकता है, क्वार्टरली दिया जा सकता है। अगला है इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअल को दिया जाता है। अगला अनकंडीशनलिटी, आप काम कर रहे हो, काम नहीं कर रहे हो, दैट डजेंट मैटर, आपको बेसिक इनकम मिलेगी। लाइक 5000 अगर कह दिया गया है, डिसाइड कर लिया गया, तो 5000 मिलेगा ही। और एक और बात चल रही है कि इसको हमें एज अ राइट कंसीडर करना चाहिए।
बट रिमेंबर ये ना तो ह्यूमन राइट्स है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट है, यूएन ह्यूमन राइट्स है, राइट में लिखा हुआ है, ना ही किसी भी कंट्री के ह्यूमन राइट में अभी तक लिखा गया है, बस इसकी बात चल रही है और कभी कभी ये लागू हो जाता है बेस्ड ऑन द सिचुएशन ऑफ एनी कंट्री। लाइक इंडिया में लागू हुआ था 19 कोविड पैंडेमिक के दौरान, हालांकि फुल फ्लेज नहीं लागू हुआ था, बट हम उसे रिलेट कर सकते हैं। एक और चीज़, यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात हम कर क्यों रहे हैं वास्तव में, आज क्या ज़रूरत पड़ रही है? देखिए आज के टाइम पे एआई, ध्यान रखिएगा एआई से इस बार क्वेश्चन ज़रूर आएगा 2024 में। रीज़न क्या है कि 22 से लेके अभी तक एआई बहुत ही तेज़ी से डेली ही न्यूज़ में आ जा रहा है। तो एआई हमारी जॉब्स को ले रहा है, और अब इसमें कोई अभी तक लोग बात कर रहे थे कि एआई ऐसा नहीं कर सकता, जॉब नहीं छीनेगा, मतलब दो तरह से एक तरह से बात हो रही थी। कुछ लोग कह रहे थे कि एआई का हमारे जॉब्स पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कुछ लोग कह रहे थे नहीं इम्पैक्ट तो पड़ेगा। तो अभी कोई इसमें डाउट नहीं रहा है, एआई का जॉब्स पर इम्पैक्ट पड़ना ही पड़ना है, ठीक है। तो जॉब्स पर अगर जॉब्स पर इम्पैक्ट पड़ रहा है तो जाहिर सी बात है लोगों की इनकम पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। और उसी चीज़ के बारे में बोला है चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ने कि अभी के लिए फ़िलहाल अगर करंट सिचुएशन को देखा जाए तो इंडिया में यूनिवर्सल बेसिक इनकम की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मॉरली हमारी इकोनॉमी को डाउन कर सकता है। तो अभी के लिए नहीं है, लेकिन फ्यूचर में क्या हो सकता है पता नहीं। नेक्स्ट है मेयॉन वॉल्केनो के बारे में बोला गया है। हाल ही ये काफ़ी दिनों से एक्टिव चल रहा है, फिलीपींस का है और एक्टिव वॉल्केनो है, ये एक तरह से स्ट्रेटो वॉल्केनो का टाइप है। ओके ये कल का था, अगला था FLDG के बारे में एक न्यूज़ आई है। 2022 में FLDG को बंद कर दिया गया था। इसका फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट लोन डिफ़ॉल्ट गारंटी। इसके बारे में देखिए FLDG चलता आ रहा था बहुत दिनों से, बहुत सालों से चल रहा था, 2022 में RBI ने बंद कर दिया था। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सबको ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता है, बट इसकी जो टर्मिनोलॉजी है उससे UPSC खेल सकती है। फर्स्ट लोन डिफ़ॉल्ट गारंटी होती क्या है? जैसे आप जब लोन लेते हैं तो फॉर एग्जांपल पर्सनल लोन ले लिया, तो ऐसा नहीं है कि आपको सैलरी के बेसिस पे आपका इनकम प्रूफ है इसके बेसिस पे दे दिया जाता है, नहीं। जो कंपनियां होती हैं, जो बैंक्स होती हैं, वो आपसे उसके अलावा भी एक तरह से एक सिक्योरिटी रखती हैं। फॉर एग्जांपल पर ईयर हो सकता है वो इंश्योरेंस के नाम पे कुछ पैसा लें आपसे, या पूरा पैसा क्रेडिट ना करें। जैसे आपने 10 लाख का लोन लिया तो 50,000 पहले काट लिया और 9,50,000 आपको आपके अकाउंट में आ गए। तो ये जो 50,000 आपके अकाउंट से कटे वो क्या था? एज ए सिक्योरिटी मनी था, वो यही था, फर्स्ट लोन डिफ़ॉल्ट गारंटी ही थी। ये 2022 में बंद कर दिया। रीज़न क्या था कि जो बैंक्स थी या जो फाइनेंशियल एंटिटीज़ थी, इन्होंने बिना रिस्क को इवेलुएट किए लोन देना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि इनको ये मिल चुका था। तो इसकी वजह से अनसिक्योर्ड लोन दिए जा रहे थे, तो 2022 में बंद कर दिया गया था, बट फ़िलहाल ये फिर से लागू कर दिया गया है। अलाउड इट। फर्स्ट लोन के डिफ़ॉल्ट गारंटी स्कीम होती है, ये लीगल इन्फोर्स, ये सब पे अप्लाई नहीं होती है। ये दो ही चीज़ों के ऊपर बिटवीन दो एंटिटीज़ के बीच में काम करता है। एक तो कोई RBI रेगुलेटेड एंटिटी होगी जिसे हम कहेंगे बोरोवर, सॉरी लेंडर कहेंगे, ये लेंडर होगा। एंड एक होगी फिनटेक जो कि बोरोवर होगी। फिनटेक जो जायंट कंपनियां हैं इन्हीं हम कहेंगे फिनटेक, और लेंडर की तरह काम करेंगी। 5% गारंटी होती है, मतलब लोन की गारंटी जब भी लोन लेने जाएंगे फिनटेक्स तो 5% एज ए गारंटी बैंक्स रख लेंगी। ठीक है, इतना काफ़ी था यहाँ के लिए। अब एक बात ध्यान रखिएगा, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। एक तो कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे जो बैंक्स का इंटरेस्ट रेट है लोन का वो कम हो सकता है। याद रखिए कम हो सकता है तभी जब ये फिर से वही प्रॉब्लम ना हो कि बिना डेटा के अनसिक्योर्ड लोन ना दिया जाए। अनसिक्योर्ड लोन अगर दिया गया तो डिफ़ॉल्ट होगा, और डिफ़ॉल्ट होगा तो कंपनियां कहीं ना कहीं से तो अपने घाटे को पूरा करेंगी, तो उन्हें इंटरेस्ट रेट्स हाई करना ही पड़ेगा। अब अगर इन्हें फॉर एग्जांपल 5% की गारंटी मिल गई, सिक्योरिटी मिल चुकी है लोन के लिए किसी की भी, तो बैंक्स क्या करते हैं कि चलो सिक्योरिटी तो मिली है, लोन तो वापस आएगा ही, तो इंटरेस्ट रेट कम कर देते हैं। बट
अगर वही लोन वापस नहीं आया, नीरव मोदी जैसे कहा कोई कांड हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में उस घाटे को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ तो करेंगे ना कहीं से तो लेंगे। अब नीरव मोदी तो दे नहीं रहा है तो किससे करेंगे? ऐसी बात है, बाकियों से वसूलेंगे, क्योंकि बैंक है, उसे अपना काम करना है। वहाँ पे वो मॉरलिटी प्रिंसिपल पर काम नहीं कर सकता, वहाँ पे उसे प्रैक्टिकल प्रिंसिपल पर आना पड़ता है। ओके, उसके बाद आता है अल नीनो, फिर से न्यूज़ में आ गया है, वैसे पूछा जा चुका है यूपीएससी में, तो पूछा नहीं जाएगा। हालांकि एफएलडीजी के बारे में पूछ सकता है, क्योंकि पूछा नहीं गया है आज तक। तो एल नीनो के बारे में बात कर लेते हैं। एक छोटी सी न्यूज़ है कि अभी कल तक बात की जा रही थी कि एल नीनो इम्पैक्ट कर सकता है, बट क्लियर नहीं था। आज क्लियर हो गया कि एल नीनो विल इम्पैक्ट इंडियन मानसून, और इसकी वजह से इंडियन मानसून वीक रहेगा। एल नीनो सिचुएशन क्या होती है, देखो पैसिफिक ओशन है, ये हमारा इंडियन ओशन है, उल्टा बना, ये पैसिफिक ओशन है, ये हमारा इंडियन ओशन है, और यहाँ पे हमारा प्यारा भारत है। अब होता क्या है कि यहाँ पर अगर वार्म ओशन करंट्स हैं, या फिर यहाँ पे जो एयर प्रेशर है वो लो है, अगर यहाँ पे लो एयर प्रेशर हुआ, एलपी बन गया, तो क्या होगा? इसका मतलब यहाँ पे एचपी बनेगा, हाई एयर प्रेशर कंपैरेटिवली बात करते हैं, तो ये एक तरह से डाइपोल की तरह काम करता है, उसे हम कहते हैं सदर्न ऑसिलेशन। बैटरी में जैसे डाइपोल होता है, वैसे ही इसको हम बोल देते हैं सदर्न ऑसिलेशन। अब अगर सदर्न ऑसिलेशन इस तरह से हुआ कि इंडियन ओशन में एचपी बना, हाई प्रेशर बना, और पैसिफिक ओशन में लो प्रेशर बना, एट दैट टाइम होगा क्या कि जो हाई प्रेशर से एयर है वो लो प्रेशर की तरफ आएगी, इवन जो करेंट्स हैं वो भी लो प्रेशर की ओर जाएंगी। इस तरह से यहाँ पे हवा में जितनी भी मॉइस्चर है वो पूरी की पूरी कहाँ आ जाएगी? यहाँ पर पूरी की पूरी नहीं आती, काफ़ी हद तक मॉइस्चर यहाँ पे आ जाती है, मतलब पैसिफिक ओशन साइड में आ जाती है, पेरू साइड में आ जाती है। तो हमारे यहाँ इसका इम्पैक्ट पड़ता है कि हमारे यहाँ बारिश कम हो जाती है। बट इसी का अपोजिट साइड है ला नीना, जो कि जनरल कंडीशन होती है ला नीना की, जिसमें इंडियन ओशन लो प्रेशर पे होता है और पैसिफिक ओशन हाई प्रेशर पे होता है, और जो हवाएं हैं वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलती हैं। इससे जो वहाँ का मॉइस्चर है वो इंडिया में आता है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की तरफ आता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश नॉर्मल होती है, या ज़्यादा भी हो सकती है। तो इस वजह एक तो ये रीज़न हो गया, और इसके अलावा कल हमने देखा था कि बहुत सारे साइक्लोन्स भी उठ रहे हैं वहाँ पे पैसिफिक ओशन में, ये भी एक रीज़न है वहाँ पे लो प्रेशर बनने का। तो इन साइक्लोन्स की वजह से भी एल नीनो की कंडीशन आई है, ये बात ध्यान रखिएगा, जिसकी वजह से बारिश काफ़ी कम बताए, काफ़ी कम नहीं लेकिन फिर भी नॉर्मल से 10-15% तो कम ही होने वाली है। एडिटोरियल सेक्शन की बात कर लेते हैं, तो एडिटोरियल सेक्शन में आज छाया हुआ है G20 इंडियन एक्सप्रेस है। इसके अलावा एक दो न्यूज़पेपर और देखे थे मैंने, वहाँ पे उतना अच्छा कंटेंट नहीं मिला, तो वहाँ को मैंने छोड़ दिया उसको। देखिए G20 के बारे में क्वेश्चन आ चुका है, तो मोस्ट प्रॉब्ली जो क्वेश्चन आया था वो तो ना आए, बट स्टिल ये न्यूज़ में है, तो दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या नई इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टोटल 19 कंट्रीज़ हैं प्लस EU है, टोटल 20 कंट्रीज़ हो गई, ठीक है। ग्लोबल इकोनॉमी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसके पर्पज़ हैं। 1999 में इसका गठन हुआ था, और इसकी कंट्रीज़ कुछ इस तरह से हैं, अगर आप देखना चाहें तो ये यहाँ से, यहाँ पे 2 लाइन्स हैं, यहाँ पर एक है EU, ये वही जो अभी मैंने फार्मूला बताया, स्पेन है, और ये मैं बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ। इस वाले पार्ट को देखेंगे आप तो आपको यहाँ पे 2 कंट्रीज़ दिखेंगे, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया। फिर उसके बाद यहाँ से ब्रेक होता है और यहाँ पे इंडिया आ जाता है, इंडिया के बाद चाइना के बाद जापान के बाद साउथ कोरिया के बाद रसिया के बाद यहाँ पे यूरोप में आ जाओ। यूरोप में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? तो ये जो आपको गोला गोला दिख रहा है ये यूरोपियन यूनियन है, और यूरोपियन यूनियन के अलावा आप देखेंगे यहाँ पर जर्मनी है, यहाँ पे यूके है, यहाँ पे फ्रांस है, यहाँ पे इटली है, यहाँ पर तुर्की है, और यहाँ पे सऊदी अरेबिया है, नीचे साउथ अफ्रीका है। इस पार्ट पे आ जाइए, कनाडा, यूएस, मैक्सिको, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ये इतनी कंट्रीज़ हैं यहाँ पर। अगर आप यूपीएससी की प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको वर्ल्ड मैप तो क्लियर होना चाहिए कि कौन सी कंट्रीज कहाँ पर हैं, एटलीस्ट आपको कॉन्टिनेंट के बारे में तो पता होना ही चाहिए। सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही।
ये जो अभी मैप के थ्रू मैंने बताया, इसको अगर आप याद रखते हैं तो आपसे गलती नहीं होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। आपको यहाँ पे नाम नहीं याद रखने, आपको ये स्ट्रक्चर याद माइंड में फीड करना है। 2-3 बार आप देखेंगे आपको समझ में आया। जैसे इसको आप एस से रिलेट कर सकते हैं, ये वाली चीज़ कुछ इस तरह से बनी है। और यहाँ पर इस वाले पार्ट को अगर थोड़ा जूम करके मैं बनाऊँ तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ ऐसे 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 ये और बाकी ये जो 2 डॉट आपको दिख रहे हैं, ये इसी का ही एक्सटेंशन है। यहाँ पे तुर्की है और यहाँ पे सऊदी अरेबिया है। ठीक है, तो टोटल ये 4 हो गए। यहाँ पे एक बॉक्स टाइप का भी बना हुआ है, इसे कहते हैं स्पेन, और ये परमानेंटली इनवाइटेड मेंबर है, ये भी मेंबर नहीं बना है। स्पेन इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ G20 बट इट्स अ परमानेंटली इनवाइटेड मेंबर ऑफ G20। दैट्स ऑल।